मैं अनाथ था और अपने चाचा के गैराज में काम करता था। कड़ी सर्दी में मेरे पास पहनने के लिए स्वेटर नहीं था, इसलिए मैंने अपने दिवंगत पिता का पुराना दीमक लगा हुआ कोट पहन लिया। चाचा के बेटे ने मुझे देखकर मजाक किया और जोर से मेरा कोट खींच लिया, जिससे कोट फट गया। उसी वक्त उसके अंदर से प्लास्टिक में लिपटा एक कागज नीचे गिर पड़ा। चाचा ने वह कागज उठाया तो उनका चेहरा पीला पड़ गया। मैंने झपट कर वह कागज उनसे छीन लिया तो वह बैंक का एक सर्टिफिकेट था, जिस पर दिसंबर की उस सर्द शाम की ठंड मेरी हड्डियों में उतरती जा रही थी और मैं आज की तरह ही ठंडे फर्श पर बैठा एक पुरानी जीप के इंजन के पुर्जे मिट्टी के तेल से धो रहा था। मेरे हाथ लाल और गंदगी से इस कदर सने हुए थे कि उन पर जमी स्याही मेरी त्वचा का ही हिस्सा लग रही थी। सर्दी इतनी तेज थी कि लोहे की रिंच पकड़ना भी मुश्किल हो रहा था, लेकिन रुकने की कोई गुंजाइश नहीं थी, क्योंकि गैराज के कोने में बैठे मेरे चाचा नागेश की कठोर निगाहें हर वक्त मेरा पीछा कर रही थीं। गैराज की छत टीन की थी, जिसमें जगह-जगह छेद थे और उन सुराखों से आती बर्फीली हवा सीधी मेरी कमर से टकराती थी। मेरे शरीर पर एक पतली सी कमीज थी, जो कई जगहों से पैबंद लगी हुई थी, और उसके ऊपर एक ऐसा स्वेटर था जिसके धागे उधड़े हुए थे। वह सर्दी रोकने के बजाय बस मेरी कांपती हालत को ढकने का काम कर रहा था। मैं अभी पुर्जा साफ कर ही रहा था कि मेरे हाथ से फिसलकर लोहे का भारी नट जमीन पर गिर पड़ा, जिसकी आवाज पूरे गैराज में गूंज उठी। आवाज सुनते ही चाचा नागेश अपनी कुर्सी से ऐसे उछले जैसे मैंने उनका दिल निकाल लिया हो, और वे मेरे सिर पर आ खड़े हुए। उनकी गरजती आवाज ने मेरी बची खुची हिम्मत भी तोड़ दी। वे चिल्लाकर बोले कि तुम नाकाबिल हो और बिल्कुल अपने बाप की तरह हो। तुम्हारे खून में ही कामचोरी है। मैंने तुम्हें यहाँ काम सिखाने के लिए रखा है, गलती करने के लिए नहीं। अगर यह पुर्जा टूट जाता तो उसके पैसे क्या तुम्हारा मरा हुआ बाप कब्र से आकर देता? चाचा के मुंह से पिता का जिक्र सुनते ही मेरा दिल जैसे टूट कर रह गया। मैंने नजरें झुका लीं, क्योंकि मैं जानता था कि जवाब देने का मतलब रात का खाना बंद होना है। चाचा नागेश ने एक बार फिर वही पुराना राग अलापा, जो मैं पिछले 10 सालों से सुनता आ रहा था। उन्होंने मेरे सिर पर हाथ रखते हुए कहा कि मुझ पर जो एहसान वे कर रहे हैं, उसका बदला मैं 7 जन्मों में भी नहीं चुका सकता। उन्होंने कहा कि जब मेरा बाप मरा था, तब वह सिर से पांव तक कर्ज में डूबा हुआ था और लोग उसकी लाश तक को घर से उठने नहीं दे रहे थे। उन्होंने अपनी मेहनत की कमाई लगाकर मेरे बाप की इज्जत बचाई और लोगों का मुंह बंद किया, वरना मेरा बाप तो मुझे सड़क पर भीख मांगने के लिए छोड़ गया था। उन्होंने मुझे छत दी, रोटी दी और काम का हुनर सिखाया, फिर भी मैं नाशुक्रा हूँ। चाचा की ये बातें मेरे दिल पर हथौड़े की तरह बरसती थीं और मुझे खुद को किसी अपराधी की तरह महसूस होता था। बचपन की धुंधली यादों में मुझे अपने बाप का चेहरा तो याद नहीं था, लेकिन चाचा की बातों ने मेरे मन में उनके व्यक्तित्व की एक ऐसी तस्वीर बना दी थी, जैसे वे एक असफल, कमजोर और निकम्मे इंसान रहे हों। मुझे इस बात की शर्मिंदगी होती थी कि मैं ऐसे इंसान का बेटा हूँ, जिसने अपने भाई को मुसीबत में डाला और खुद मर गया। मैं अक्सर रातों को यही सोचता रहता था कि शायद चाचा सही कहते हैं और मैं सच में उन पर एक बोझ हूँ, एक ऐसा बोझ जिसे वे सिर्फ खून के रिश्ते की मर्यादा निभाने के लिए ढो रहे हैं। फिर जब दिन भर का काम खत्म हुआ तो रात गहरी हो चुकी थी और सर्दी की सख्ती और बढ़ गई थी। मेरे हाथ पैर सुन्न हो रहे थे। मैंने दुकान का शटर गिराया और चाचा के पीछे पीछे उनके घर की ओर चल पड़ा। घर पहुंचते ही गर्मी का एहसास हुआ, लेकिन ये गर्माहट मेरे लिए नहीं थी। चाचा सीधे अपने कमरे में चले गए, जहां हीटर चल रहा था, और मैं रसोई के बाहर बरामदे में बिछी पुरानी दरी की ओर बढ़ गया। चाचा का बेटा अर्पित सोफे पर बैठकर टीवी देख रहा था और गर्म चाय का आनंद ले रहा था। मुझे देखते ही उसने मुंह बनाया और ताने भरे अंदाज में कहा कि आ गया हमारा शहजादा, आज कितना काम किया है। सारा दिन गैराज में बैठकर मक्खियां मारता रहा होगा। मेरे कपड़ों से मशीन के तेल की बदबू आ रही थी, जिस पर उसने नाक सिकोड़ते हुए अपनी माँ यानी मेरी चाची से कहा कि माँ, इसे पहले नहाने भेजो, इसकी बदबू से मेरा सिर फटा जा रहा है। मैं चुपचाप वहाँ से उठा और पिछवाड़े में मौजूद नल पर जाकर ठंडे पानी से मुंह धोने लगा। पानी इतना ठंडा था कि लगता था जैसे बर्फ से मुंह धो रहा हूँ, मगर मेरे पास कोई और विकल्प नहीं था। रात के खाने में मुझे हमेशा की तरह बची हुई रोटियां और पतली दाल मिली।
जिसे खाकर मैं अपनी भूख मिटाने की कोशिश करने लगा। चाची ने खाना देते हुए ताना मारा, देखो तुम्हारे चाचा तुम्हारा कितना ख्याल रखते हैं। महंगाई के इस दौर में कोई अनाथों को पूछता भी नहीं, और एक तुम्हारे चाचा है जो तुम्हें अपने बच्चों की तरह पाल रहे हैं। मैं कौर निगल रहा था, मगर वह गले से उतरते हुए कांटों की तरह चुभ रहा था। हर ताने के साथ एक एहसान जुड़ा था और हर घूंट के साथ वह एहसान और भारी होता जा रहा था। मैंने जल्दी जल्दी खाना खत्म किया और अपनी दरी पर लेट गया। नींद मुझसे कोसों दूर थी। सर्दी की वजह से मेरे दांत बज रहे थे। मेरे पास ओढ़ने के लिए सिर्फ एक पतली सी चादर थी, जो 20 दिसंबर की सर्दी से लड़ने के लिए नाकाफी थी। हवा जालीदार खिड़कियों से सीधी भीतर आ रही थी। मैंने खुद को सिकोड़कर गठरी की तरह बना लिया ताकि थोड़ी गर्मी पैदा हो सके, मगर मेरे मन में बार बार चाची की बातें गूंज रही थी कि मेरा बाप आवारा था, मेरा बाप नाकाम था। क्या वाकई मेरा बाप इतना बुरा था? क्या उसने मेरे लिए कुछ भी नहीं छोड़ा? धीरे धीरे मुझे अपने ही अस्तित्व से नफरत होने लगी और मैं सोचने लगा कि काश मैं भी अपने बाप के साथ ही मर गया होता तो आज यूँ रोज रोज नहीं मरना पड़ता। इसी उधेर बुन में मेरा शरीर बुखार से तपने लगा, सिर भारी हो गया और गले में कांटे से चुभने लगे। मगर मैं जानता था कि इस घर में बीमारी की छुट्टी जैसा कोई विचार नहीं है। अगर मैंने कहा कि मेरी तबीयत खराब है तो चाचा कहेंगे कि काम चोरी के बहाने मैंने मुश्किलों को टालने की कोशिश की है। इसलिए मैं तैयार होने लगा। आज सर्दी कल से भी ज्यादा थी। आसमान पर गहरे बादल छाए हुए थे और सूरज का नामो निशान नहीं था। मुझे लग रहा था कि अगर आज मैंने कुछ गर्म नहीं पहना तो मैं ठिठर कर मर जाऊंगा। मेरे पास जो स्वेटर था वह बिल्कुल बेकार हो चुका था। अचानक मुझे ख्याल आया कि घर की पुरानी गोठड़ी में जहाँ पुराना सामान पड़ा होता है वहाँ शायद कोई पुराना कंबल या मोटा कपड़ा मिल जाए। चाचा और चाची अभी भी सो रहे थे और अर्पित अपने कमरे में था, इसलिए मैं दबे पांव सीढ़ियां चढ़कर ऊपर वाली कोठरी में गया। वहाँ गर्द और मिट्टी का राज था। जाले हर चीज को अपनी लपेट में लिए हुए थे। मैंने अंधेरे में टटोल कर एक पुराने संदूक को खोला। उसमें चाची के पुराने कपड़े और कुछ बेकार सामान भरा हुआ था। मैं मायूस होकर उसे बंद करने ही वाला था कि मेरी नजर संदूक के सबसे निचले हिस्से में दबी एक भूरे रंग के कपड़े पर पड़ी। मैंने उसे खींचकर बाहर निकाला तो वह एक लंबा ऊनी कोट था। कोट बहुत पुराना था और उसका रंग जगह से उड़ चुका था। उसे दीमक ने कई जगहों से खा रखा था और उसमें से अजीब सी पुरानी गंध आ रही थी, जो मुझे बहुत जानी पहचानी लगी, जैसे बचपन का कोई भूला बिसरा सपना। मैंने कांपते हाथों से उस कोट को छुआ। यह मेरे पिता का कोट था। मुझे याद आया कि जब मैं छोटा था तो मैं उस कोट के दामन में छुप जाया करता था। उस कोट को देखकर मेरे भीतर भावनाओं का एक तूफान उमड़ आया और आंसू मेरे गालों पर बहने लगे। ये सिर्फ कपड़े का टुकड़ा नहीं था, बल्कि यह मेरे पिता की आखिरी निशानी थी, जो चाचा की नजरों से बचकर यहाँ पड़ी थी। शायद उन्होंने इसे बेकार समझकर फेंकना भूल गए थे, लेकिन शायद कुदरत ने इसे मेरी आज की जरूरत के लिए सुरक्षित रख छोड़ा था। मैंने उस कोट को सीने से लगाया तो मुझे ऐसा लगा जैसे मैंने अपने पिता को गले लगा लिया हो। एक अजीब सा सुकून और गर्माहट मेरे भीतर उतर गई। जो सर्दी मुझे जान से मार रही थी वह अचानक गायब हो गई। मैंने जल्दी से वह कोट पहन लिया। वह मेरे शरीर से काफी बड़ा था। उसकी आस्तीनें मेरे हाथों से लटक रही थीं और उसका निचला हिस्सा मेरे घुटनों से नीचे तक आ रहा था। लेकिन उस समय मुझे न तो नाप की चिंता थी और न ही पहनावे की। मुझे सिर्फ उस गर्माहट की जरूरत थी जो मुझे जिंदा रख सके और उस सुरक्षा की जो इस निर्दयी दुनिया के सामने मुझे पिता के होने का एहसास दिला सके। मैंने कोट के बटन बंद किए तो ऐसा लगा जैसे मेरे चारों ओर एक मजबूत कवच बन गया हो। वह कोट जगह से फटा हुआ था, लेकिन उसके भीतर जो अपनापन था वह उन महंगे और नामी कपड़ों में भी नहीं हो सकता था जो अर्पित पहनता था। कोट पहनकर जब मैं नीचे आया तो दिल धड़क रहा था कि कहीं चाचा देख न लें, लेकिन वे अभी तक कमरे में ही थे। मैं चुपचाप घर से निकलकर गैराज की ओर चल पड़ा। रास्ते में ठंडी हवा मेरे चेहरे से टकरा रही थी, लेकिन मेरा शरीर गर्म था। लोग मुझे अजीब नजरों से देख रहे थे। एक दुबले-पतले लड़के के शरीर पर इतना भारी और फटा हुआ कोट किसी तमाशे से कम नहीं था, लेकिन मेरे भीतर एक अजीब सी आत्मविश्वास की भावना थी, जैसे मेरे पिता मेरा हाथ थामे मेरे साथ चल रहे हों। गैराज पहुंचकर मैंने काम शुरू कर दिया।
आज मुझे थकान महसूस नहीं हो रही थी। उस कोट की जेबें गहरी थीं। मैं बार बार अपने ठंडे हाथ उनमें डालकर गर्म कर लेता था। दोपहर के समय चाचा वहाँ आ गए। मुझे इस हाल में देखकर उनकी भौहें तन गईं। उन्होंने नाराजगी से मुझे ऊपर से नीचे तक देखा और बोले, ये क्या मस्खरों जैसा भेष पहन रखा है तुमने? कहाँ से उठा लाए हो यह चिथरा? मैंने डरते डरते कहा, चाचा जी, बहुत ठंड थी। मेरा स्वेटर फट गया था, इसलिए ऊपर की कोठरी से ये पुराना कोट निकाल लिया। ये पिताजी का है। चाचा के चेहरे पर एक पल के लिए कोई परछाई सी लहराई। शायद उन्हें भी अपने भाई की याद आ गई थी, या फिर उन्हें इस बात का डर हुआ कि कहीं मैं कोई हक न जता दूं। लेकिन तुरंत ही उनका वही पुराना कठोर स्वभाव लौट आया। उन्होंने व्यंग्यपूर्ण हंसी हंसते हुए कहा, पहन लो, तुम्हारा बाप यही सड़ागला कबाड़ छोड़ कर गया था। ये फटा हुआ कोट उसकी औकात के बिल्कुल मुताबिक है, और वह आदमी भी ऐसा ही था। उनकी बातों का जहर मेरे भीतर उतरने लगा, लेकिन मैं चुप रहा। मैंने कोट को और जोर से अपने चारों ओर लपेट लिया, जैसे उनके जहरीले शब्दों को उसी कोट में कैद कर अपने शरीर तक पहुंचने से रोक रहा हूँ। शाम के समय अर्पित भी घर आ गया। शायद उसे खर्च के लिए पैसे चाहिए थे, या वह यूं ही आवारागर्दी करता हुआ निकला था। मुझे देखते ही उसने जोरदार ठहाका लगाया और अपने साथ खड़े दोस्तों से मजाकिया लहजे में बोला, ओए देखो देखो, हमारा भिखारी कजिन आज क्या पहनकर आया है। लगता है किसी ऑस्कर वाले फिल्म का पुतला है। वह मेरे पास आकर मेरे कोट के कॉलर को उंगलियों से मसलते हुए बोला, अरे इसमें से तो मुर्दों जैसी बदबू आ रही है। ये किस कबाड़ खाने से निकाल लाए हो? उसके दोस्त भी जोर जोर से हंसने लगे। मेरी आंखों में आंसू तैर आए। यह कोट मेरी इज्जत था, मेरे पिता की निशानी था, और वह इसे कीचड़ में रौंद रहा था। मैंने पीछे हटने की कोशिश की, लेकिन अर्पित ने रास्ता रोक लिया। वह बोला, अरे भाग कहाँ रहे हो? जरा हमें भी तो दिखाओ यह अनमोल चीज। शरारत और घमंड के नशे में उसने मेरे कोट की ढीली आस्तीन पकड़ी और जोर से खींच दिया। उसका मकसद मुझे गिराना था और मुझे अपमानित करना था। मेरा पाँव फिसला और मैं लड़खड़ाया, लेकिन मैंने खुद को संभाल लिया। अगर अर्पित बाज नायक होता तो वह रुक जाता, मगर उसने इस बार कोट के गिरेबान के पास का कपड़ा मुट्ठी में जकड़ा और पूरी ताकत से झटका दिया। एक चरमराहट की आवाज आई, कपड़े के फटने की आवाज, मगर मुझे लगा जैसे मेरा दिल ही फट गया हो। कोट की दाईं जेब और उसके ऊपर का हिस्सा बुरी तरह से उधड़ गया था और उसका अस्तर बाहर निकल आया था। मेरी तसल्ली पूरी हो चुकी थी। अर्पित और उसके दोस्तों की कही बातें मेरे कानों में गूंज रही थीं। मैंने फटी हुई जेब पर हाथ रखा तो मुझे अस्तर के भीतर कुछ अजीब सी चीज महसूस हुई, कोई सख्त चीज जो आम कपड़ा नहीं थी। मैंने हैरानी से नीचे देखा तो फटे हुए अस्तर के बीच से झांकता हुआ एक कोना दिखाई दिया। वह प्लास्टिक की थैली मेरे फटे हुए कोट के अस्तर से निकलकर गैराज की काली और चिकनी फर्श पर जा गिरी। उसके गिरने की आवाज बहुत धीमी थी, इतनी धीमी कि शायद किसी और को सुनाई भी न देती, मगर मेरे लिए यह आवाज किसी धमाके से कम नहीं थी, क्योंकि उसी क्षण ने मेरी जिंदगी का रुख मोड़ दिया था। अर्पित की हंसी, जो अभी होठों पर थी, अचानक गले में अटक गई। उसकी नजरें भी उस अजीब सी चीज पर जम गईं, जो उस दीमक लगे और बोसीदा कोट के पेट से बाहर आई थी। चाचा नागेश, जो कुछ फासले पर खड़े एक ग्राहक से बहस कर रहे थे, अचानक खामोशी महसूस करके पलटे और उनकी तेज नजरें जमीन पर पड़े उस नीले प्लास्टिक पर टिक गईं। एक अजीब सा रहस्यमय सन्नाटा पूरे गैराज में छा गया, जैसे कुदरत ने खुद समय की नब्ज थाम ली हो। मेरे दिल की धड़कनें इतनी तेज थीं कि मुझे वे अपनी पसलियों से टकराती महसूस हो रही थीं। मैंने कांपते हाथों से झुककर वह थैली उठा ली। उस पर लगी टेप बहुत पुरानी हो चुकी थी और पीली पड़ गई थी, मगर प्लास्टिक ने अंदर मौजूद कागज को सुरक्षित रखा हुआ था। अर्पित आगे बढ़ा और उस कागज को मेरे हाथ से झपटने की कोशिश करते हुए अपने उसी पारंपरिक घमंड से बोला, लाओ, इधर दिखाओ, ये क्या कचरा है? कहीं तुम्हारे कंगाल बाप का कोई पुराना उधार का बिल होगा या किसी दवा की पर्ची, जिसे तुम खजाना समझ रहे हो। मगर इस बार मेरे भीतर न जाने कहां से बिजली जैसी तेजी आ गई। मैंने झटके से हाथ पीछे खींच लिया और अर्पित का हाथ हवा में लहराता रह गया।
मैंने कांपती हुई उंगलियों से प्लास्टिक की परत खोली और उसके अंदर से एक मुड़ा तुड़ा कागज निकाला। कागज खोलते ही मेरी आंखें फटी की फटी रह गईं। यह कोई साधारण कागज नहीं था और न ही किसी उधार की सूची, बल्कि ये एक बैंक का फिक्स डिपॉजिट प्रमाण पत्र था, जिस पर मेरे स्वर्गीय पिता का नाम और मेरा नाम साफ साफ लिखा हुआ था। नीचे लिखी रकम देखकर मेरा दिमाग चकरा गया। 50 लाख रुपए। जी हाँ, पूरे 50 लाख रुपए। यह वही रकम थी जो 10 साल पहले मेरे पिता ने मेरे नाम जमा करवाई थी। उसके नीचे एक नोट लिखा था कि यह रकम मेरे बेटे के 18 साल का होने पर उसे मिलेगी, ताकि वह अपनी जिंदगी सम्मान के साथ जी सके। मेरी उम्र 18 साल हो चुकी थी। मेरे लिए यह कागज का टुकड़ा महज कागज नहीं था, बल्कि मेरी आजादी का ऐलान था। मेरी आंखों के सामने कुछ पल के लिए अंधेरा छा गया और फिर अचानक जैसे रोशनी फैल गई। मुझे चाचा नागेश की वे सारी बातें याद आने लगीं, जो वे पिछले 10 सालों से मेरे भीतर जहर की तरह घोलते आ रहे थे कि तेरा बाप कर्ज में डूबा हुआ था, तेरा बाप भिखारी था, उसने तेरे लिए सिर्फ अपमान के सिवा कुछ नहीं छोड़ा। यह सब झूठ था, एक भयानक और सफेद झूठ। मेरा बाप कर्जदार नहीं था, वो तो मेरे लिए राजाओं जैसी जिंदगी का इंतजाम करके गया था। मगर उस कोट की अस्तर में छिपे इस राज ने आज चाचा के चरित्र का घिनौना चेहरा बेनकाब कर दिया था। मैंने सिर उठाकर चाचा की तरफ देखा तो उनका रंग हल्दी की तरह पीला पड़ चुका था। माथे पर पसीने की बूंदें साफ नजर आ रही थीं। सर्दी कड़ाके की होने के बावजूद वे पसीने से भीग रहे थे, क्योंकि वे उस कागज को पहचान चुके थे। वे जानते थे कि उसमें क्या लिखा है। उनकी आंखों में डर और लालच की मिलीजुली स्थिति थी, जिसे मैं साफ पढ़ सकता था। वे तेजी से मेरी तरफ झपटे। उनके चेहरे से वह बनावटी नरमी गायब हो चुकी थी और उसकी जगह एक मक्कार मुस्कान ने ले ली थी। वे हकलाते हुए बोले, बेटा, ये क्या है? लाओ, मुझे दिखाओ। ये बेकार है, लाओ, मैं इसे फाड़ कर कहीं फेंक दूं। तुम इसे भूल जाओ। उन्होंने अपना हाथ मेरी तरफ बढ़ाया, मगर उनका हाथ कांप रहा था। यही वह हाथ था जो थोड़ी देर पहले मुझे थप्पड़ मारने के लिए उठा था, और आज वही हाथ भीख मांग रहा था। मैंने कागज को अपनी मुट्ठी में भींच लिया और पहली बार चाचा की आंखों में आंखें डालकर देखा। मेरी आंखों में अब वह अनाथ, लाचार बच्चा नहीं था, बल्कि वह पुरुष था जिसका अधिकार उससे छीना गया था। मैंने सख्त स्वर में कहा, मैं नहीं दूंगा चाचा, यह बेकार कागज नहीं है, ये मेरे पिता का प्यार है जिसे आपने मुझसे छिपा कर रखा। यही वह सत्य है जो आपके झूठ के पहाड़ को ढहा देगा। आपने मुझसे कहा था कि मेरे पिताजी कर्जदार थे। आपने मुझे 10 साल तक अपने घर में दास बनाकर रखा, सिर्फ इसलिए कि मैं कभी सच तक न पहुंच सकूं। आपको डर था कि अगर मुझे सच्चाई पता चल गई तो आपकी मुफ्त की नौकरानी और गैराज का मजदूर हाथ से चला जाएगा। जब चाचा नागेश ने देखा कि मैं उनकी बातों में नहीं आ रहा, तो उनका अंदाज बदल गया। वे चिल्लाए, अरे 2 कौड़ी के लड़के, मुझसे जुबान चलाता है। ये कागज मेरा है। तेरे बाप ने मुझसे कर्ज लिया था, ये उसी की अमानत है। इधर दे मुझे, वरना मैं तुझे जान से मार दूंगा। अर्पित को अभी तक पूरी बात समझ नहीं आई थी, मगर अपने पिता का गुस्सा देखकर वह भी मेरी तरफ बढ़ा ताकि मुझे पकड़ सके। उस क्षण मुझे अपनी जान का डर नहीं था, बल्कि उस धरोहर का डर था जो मेरी मुट्ठी में थी। मैं जानता था कि अगर यह कागज आज उनके हाथ लग गया तो मेरे पिता दूसरी बार मर जाएंगे। मैं हमेशा के लिए गुलाम बन जाऊंगा। चाचा ने झपटकर मेरा कॉलर पकड़ लिया और मुझे दीवार से सटा दिया। उनकी उंगलियां मेरे गले में धंस रही थीं और वे चीख रहे थे, कागज निकाल दे, वरना तेरा गला दबा दूंगा। मेरा दम घुटने लगा, मगर मेरे हाथ की पकड़ उस कागज पर ढीली नहीं हुई। इसी संघर्ष में मेरी नजर गैराज के खुले द्वार पर पड़ी। निर्णय लेने में एक पल भी नहीं लगा। मैंने अपनी पूरी ताकत समेटी और चाचा के पेट में जोर से कोहनी मार दी। वे दर्द से दुहरे होकर पीछे हटे। अर्पित ने मुझे पकड़ने की कोशिश की, मगर मैंने उसे धक्का दिया और वह तेल के ड्रमों पर जा गिरा। मैं हवा के झोंके की तरह गैराज से बाहर निकल गया। बाहर रात का अंधेरा और कड़ाके की सर्दी मेरा स्वागत कर रहे थे, मगर अब मुझे सर्दी नहीं लग रही थी। मेरे सीने में आग जल रही थी। प्रतिशोध और सत्य की उसी आग में मैं नंगे पांव सड़क पर भाग रहा था। मेरे पीछे चाचा की गालियां और धमकियों की आवाजें आ रही थीं। पकड़ो,
इसे। चोर है ये, मेरा सब कुछ ले गया। मगर मैंने मुड़कर नहीं देखा। मेरे दाहिने हाथ में वह कागज था और बाएं हाथ में मैं अपना फटा हुआ कोट संभाले हुए था। यह कोट अब सिर्फ कपड़ा नहीं था, ये मेरी ढाल था। मेरा पिता मेरे साथ भाग रहा था। हवा मेरे कानों में फुसफुसाहटें कर रही थी। भागो और दूर भागो, ये जालिमों की बस्ती है। मेरा रुख शहर के उस पुराने वकील साहब के घर की ओर था, जिनका नाम मैंने बचपन में अपने पिता से सुना था और जो उनके बहुत घनिष्ठ मित्र थे। मुझे याद था कि चाचा ने उनसे भी मेरा संपर्क ये कहकर तुड़वा दिया था कि वे धोखेबाज हैं, मगर आज मुझे समझ आ रहा था कि धोखेबाज कौन है। रास्ता सुनसान था और कुत्ते भौंक रहे थे। मेरे पैरों में कंकड़ चुभ रहे थे, मगर मैं रुका नहीं, क्योंकि मुझे मालूम था कि अगर आज मैं रुक गया तो मेरी कहानी यहीं खत्म हो जाएगी। मैं भाग रहा था, मेरा सीना फटने वाला था, मगर एक अजीब सी ताकत मुझे आगे धकेल रही थी। आखिरकार मैं वकील साहब के घर के बाहर पहुंच गया और दरवाजे पर दीवानों की तरह दस्तक देने लगा। दरवाजा खुलने में कुछ देर लगी और इस दौरान हर आहट पर मुझे लगता था कि चाचा नागेश मेरे पीछे पहुंच गए हैं। मेरा पूरा शरीर पसीने से भीगा हुआ था और फटे हुए कोट से मेरा बदन झांक रहा था। जब दरवाजा खुला और वकील साहब ने मुझे हैरानी से देखा तो मैं उनके पैरों में गिर पड़ा और वह कागज उनकी ओर बढ़ाकर बस इतना ही कह सका, अंकल मुझे बचा लीजिए, ये मेरे पिता की आखिरी निशानी है। इसके बाद मेरी आँखों के सामने अंधेरा छा गया, मगर बेहोश होने से पहले मुझे इतना एहसास था कि अब मैं और मेरे पिता का सपना सुरक्षित है। जब मेरी आँख खुली तो मुझे अपने चारों ओर एक अजीब सी अनजानी गर्माहट का एहसास हुआ। ये वह ठंडी और सीलन भरी जमीन नहीं थी जिस पर सोने का मैं बरसों से आदी हो चुका था, बल्कि ये एक नरम और मुलायम बिस्तर था जिसकी खुशबू ने मेरे होश उड़ा दिए थे। मैं हड़बड़ा कर उठ बैठा और डरी हुई नजरों से इधर उधर देखने लगा। मेरे मस्तिष्क में पहला ख्याल यही आया कि शायद मैं कोई सपना देख रहा हूँ या फिर मैं मर चुका हूँ और ये स्वर्ग का कोई आश्रय है। तभी कमरे के कोने में रखी आराम कुर्सी पर बैठे एक बुजुर्ग व्यक्ति को देखकर मुझे गुजरी रात का वह भयानक और सनसनीखेज दृश्य याद आ गया जब मैं चाचा नागेश की गिरफ्त से बचकर भागा था। वे वही बुजुर्ग वकील साहब थे जिनके बालों में चांदी उतर आई थी और जिनके चेहरे पर गहरी गंभीरता और स्नेह झलक रहा था। उनके हाथ में वही प्लास्टिक की थैली और कागज था जिसे देखकर मेरी जान में जान आई, वह मेरी धरोहर थी। मुझे होश में आते देखकर वकील साहब मुस्कुराए और बोले, घबराओ नहीं बेटे, तुम अब अपने ही घर में हो और पूरी तरह सुरक्षित हो। मैंने कांपती आवाज में पूछा, अंकल क्या चाचा नागेश यहाँ आए थे? क्या वे मुझे ले जाएंगे? वकील साहब उठे, मेरे सिर पर हाथ रखा और कहा, दुनिया की कोई ताकत अब तुम्हें उस नरक में वापस नहीं भेज सकती जहाँ तुमने अपनी जिंदगी के सबसे बुरे साल गुजारे हैं। फिर उन्होंने वह कागज मेरे सामने रखा और बताया कि तुम्हारा पिता एक दूरदर्शी इंसान था। बीमारी के आखिरी दिनों में ही उसे अनुमान हो गया था कि उसका भाई यानी तुम्हारा चाचा नागेश एक लालची और मक्कार व्यक्ति है जो उसके मरने के बाद तुम्हारी परवाह नहीं करेगा। इसलिए उसने दिन रात मेहनत करके जोड़ी हुई अपनी सारी पूंजी को फिक्स डिपॉजिट के रूप में सुरक्षित कर दिया और उसकी वसीयत इस तरह की कि वह केवल उसी व्यक्ति को मिले जो उसके सबसे करीब हो। यह बताते हुए वकील साहब की आंखों में नमी आ गई। उन्होंने कहा कि तुम्हारे पिता ने मुझसे कहा था कि मैं ये कागज इस कोट के अस्तर में इसलिए छुपा रहा हूँ क्योंकि मुझे पूरा यकीन है कि मेरे मरने के बाद मेरा भाई मेरे बेटे को नए कपड़े तक नहीं दिलाएगा, मेरा पुराना उतरा हुआ कोट भी नहीं देगा, और जब मेरा बेटा सर्दी से ठिठुरेगा तो वह मजबूर होकर मेरा ही कोट पहनेगा और ये बात चाचा तक पहुंच जाएगी। ये सुनकर मेरा दिल भर आया और मैं फूट फूट कर रो पड़ा। मेरे बाप ने मरने के बाद भी मेरी जरूरतों का इंतजाम कर रखा था। उस फटे हुए कोट में सिर्फ रूह ही नहीं बल्कि मेरे बाप की मोहब्बत भरी हुई थी। अभी हम बातें कर ही रहे थे कि अचानक बाहर दरवाजे पर जोरदार दस्तक हुई और साथ ही पुलिस सायरन की आवाज सुनाई दी। मेरा दिल खौफ से उछलकर हलक में आ गया। मुझे लगा शायद नागेश पुलिस को ले आया है और अब मुझे चोर साबित करके जेल भिजवा देंगे। वकील साहब को मेरी हालत समझ में आ गई और वे खुद बाहर गए। मैं डरते डरते खिड़की की ओर से झांकने लगा। वाकई बाहर नागेश खड़ा था और उसके साथ 2 पुलिस वाले थे। नागेश चिल्ला चिल्लाकर कह रहा था, इंस्पेक्टर साहब, यही वह घर है जहां मेरा भतीजा छिपा हुआ है।
इस वकील ने उसे अगवा किया है और ये लड़का मेरे घर से 50 लाख रुपए के जेवरात और नकद चुराकर भागा है। पुलिस वालों ने वकील साहब से बदतमीजी करने की कोशिश की, लेकिन वकील साहब शहर के माने जाने कानून विशारद थे। उन्होंने अपनी रौबदार आवाज में पुलिस वालों को रोका और कहा, खबरदार, अगर किसी ने मेरे मुवक्किल के घर में बिना वारंट के घुसने की कोशिश की। फिर उन्होंने पुलिस को वे कागज दिखाए और कहा, ये लड़का चोर नहीं है, बल्कि इस जायदाद का असली वारिस है और यह नागेश नाम का व्यक्ति, जो खुद को इसका संरक्षक बताता है, असल में एक कब्जाधारी और जालसाज है, जिसने एक यतीम की संपत्ति हड़पने की कोशिश की है। वकील साहब ने नागेश की आंखों में आंखें डालकर कहा, नागेश साहब, अगर आप अभी यहाँ से चले नहीं गए तो मैं आप पर अनाथ की संपत्ति में गबन, धोखाधड़ी और जान से मारने की धमकी देने का मुकदमा दर्ज करवा दूंगा, और यकीन मानिए आपकी बाकी जिंदगी जेल की सलाखों के पीछे गुजरेगी। चाचा नागेश, जो पुलिस को लेकर शहर में रौब जमाए हुए थे, वकील साहब की कानूनी दलीलों और धमकी के सामने डरकर चुप हो गए। उन्हें अंदाजा हो गया था कि अब बाजी उनके हाथ से निकल चुकी है। वे दांत पीसते हुए और मुझे क्रोध भरी नजरों से घूरते हुए वहां से चले गए, लेकिन उनकी आंखों में जो बदले की भावना थी, उसने मुझे भीतर तक कांपा दिया। वकील साहब ने दरवाजा बंद किया और मुझसे कहा, बेटा, अब हमें तुरंत कानूनी कार्रवाई पूरी करनी होगी, क्योंकि ऐसे लोग इतनी आसानी से हार नहीं मानते। अगले ही दिन हम बैंक पहुंचे। बैंक का स्टाफ वकील साहब को जानता था, इसलिए हमें ज्यादा देर इंतजार नहीं करना पड़ा, लेकिन मेरे दिल की धड़कनें काबू में नहीं आ रही थीं। मुझे हर पल यह डर लगा रहता था कि कहीं कोई रुकावट न आ जाए, कहीं बैंक वाले ये ना कह दें कि ये कागज नकली हैं या इनकी अवधि खत्म हो चुकी है। मैनेजर ने जब वह सर्टिफिकेट देखा तो उसने तस्वीर के लिए कंप्यूटर पर रिकॉर्ड जांचा। वे कुछ मिनट मेरे लिए सदियों जितने लंबे थे। आखिरकार मैनेजर ने सिर उठाकर मेरी तरफ देखा और मुस्कुराते हुए कहा, मुबारक हो नौजवान, ये सर्टिफिकेट बिल्कुल असली है और इस पर मिलने वाले लाभ को मिलाकर ये रकम अब 7 लाख रुपए से ज्यादा बनती है। मेरे कानों को यकीन नहीं हो रहा था कि जो मैं कल तक 100 रुपए के लिए चाचा की गालियां सुनता था, आज लाखों का मालिक बन चुका था। वकील साहब ने कानूनी औपचारिकताएं पूरी करवाई, मेरे हस्ताक्षर लिए, और क्योंकि मैं अब 18 साल का हो चुका था, इसलिए वह पूरी रकम सीधे मेरे नाम से खोले गए खाते में जमा कर दी गई। जब चेकबुक और एटीएम कार्ड मेरे हाथ में आए तो मेरे हाथ कांप रहे थे। ये महज प्लास्टिक और कागज के टुकड़े नहीं थे, बल्कि ये मेरी खोई हुई इज्जत, आत्मसम्मान और स्वाभिमान की वापसी का ऐलान थे। बैंक से निकलते वक्त मुझे ऐसा लगा जैसे मेरा कद कई फुट ऊंचा हो गया हो। मैंने वकील साहब का धन्यवाद करना चाहा तो उन्होंने मुझे गले लगा लिया और कहा, मेरा असली पारिश्रमिक वह सुकून है जो आज तुम्हारे पिता की आत्मा को मिला होगा। लेकिन कहानी अभी खत्म नहीं हुई थी, क्योंकि जब हम बैंक से बाहर निकले तो मैंने देखा कि चाचा नागेश का बेटा अर्पित सड़क की दूसरी तरफ खड़ा हमें देख रहा था। उसकी हालत बहुत बुरी थी। शायद चाचा ने अपना सारा गुस्सा उसी पर निकाला था। नफरत और लालच से मेरी तरफ देख रहा वह लड़का, जो कल तक मेरे फटे हुए कपड़ों का मजाक उड़ाता था, आज मेरी तरफ देखने की भी हिम्मत नहीं कर पा रहा था। मैंने वकील साहब से कहा, अंकल, मैं कुछ खरीदना चाहता हूँ। हम एक अच्छी दुकान पर गए। मैंने अपने लिए कुछ नए कपड़े खरीदे, लेकिन वह फटा हुआ, दीमक लगा कोट मैंने नहीं फेंका, बल्कि उसे एक थैली में संभाल कर रख लिया, क्योंकि वह कोट मेरा उपकारक था। वकील साहब ने मुझे सलाह दी कि अब मुझे अपनी शिक्षा पूरी करनी चाहिए और अपने पिता के सपने को साकार करना चाहिए। मैंने उसी वक्त फैसला किया कि मैं इस रकम से कोई व्यवसाय शुरू करूंगा और अपनी पढ़ाई भी जारी रखूंगा। लेकिन सबसे अहम बात यह थी कि अब मुझे सिर उठाकर जीने का अधिकार मिल गया था। चाचा नागेश ने भी बाद में कई बार समझौता करने और माफी मांगने की कोशिश की। रिश्तेदारों को बीच में डाला कि लड़का नासमझ है, इसे घर वापस भेज दो। लेकिन अब मैं वह नासमझ लड़का नहीं रहा था। मैंने उनके हर संदेश को नजरअंदाज कर दिया, क्योंकि मैं जानता था कि सांप की फितरत डसना होती है, चाहे उसे कितना ही दूध क्यों न पिलाया जाए। वकील साहब ने मेरी कानूनी देखरेख अपने जिम्मे ले ली और मुझे अपने घर के एक हिस्से में रहने की जगह दे दी, जहां मैंने अपनी नई जिंदगी की शुरुआत की। रात को जब मैं सोने के लिए लेटा तो मैंने अपना वह पुराना कोट सिरहाने रख लिया। उसकी जेब अब भी फटी हुई थी।
लेकिन उसी जेब ने मेरी किस्मत की दिशा बदल दी थी। मुझे एक गहरी, शांत और बिना डर नींद आ रही थी, जिसकी मैं बरसों से प्रतीक्षा कर रहा था। मुझे यकीन था कि आसमान में मेरा पिता मुझे देखकर मुस्कुरा रहा होगा कि उसका बेटा अब मजबूर नहीं रहा, बल्कि एक स्वतंत्र इंसान बन चुका है। मगर मुझे ये नहीं मालूम था कि कुदरत अभी मेरा एक और इम्तिहान लेने वाली थी, क्योंकि दौलत अपने साथ नए दुश्मन भी लाती है और चाचा नागेश की खामोशी किसी बड़े तूफान का संकेत हो सकती थी। हालांकि उस वक्त के लिए मैं जीत चुका था और यह जीत सच्चाई की जीत थी। वकील साहब की मेहरबानी और बैंक से मिलने वाली रकम ने मेरी जिंदगी का नक्शा बदल दिया था, मगर मेरे अंदर का वह डरा हुआ बच्चा अभी भी कहीं जिंदा था, जो रातों को चौंक कर उठ बैठता था। मुझे अक्सर ऐसा लगता था कि चाचा नागेश मुझे दोबारा उसी काले गैराज में घसीट कर ले जा रहे हैं, लेकिन मेरी आवाज नहीं निकल पा रही है। समय बीतता गया और मैंने हिम्मत जुटाकर शहर की मुख्य बाजार में गाड़ियों के स्पेयर पार्ट्स की एक दुकान खोल दी। दुकान का नाम मैंने अपने पिता के नाम पर अमानत ऑटोज रखा, क्योंकि यह कारोबार उसी अमानत के बल पर शुरू हुआ था जो मेरे पिता मेरे लिए छोड़ गए थे। मेरी समझदारी, मेहनत और वकील साहब के मार्गदर्शन का असर हुआ और देखते ही देखते मेरा कारोबार चमक उठा। जो ग्राहक पहले चाचा नागेश के गैराज पर लुटते थे, वे अब मेरी दुकान का रुख करने लगे, क्योंकि यहाँ उन्हें असली सामान उचित दाम पर मिलता था। उधर चाचा नागेश का गैराज धीरे धीरे वीरान होने लगा। उनकी बेईमानी और ग्राहकों से बदसलूकी की कहानियां पूरे शहर में फैल चुकी थीं। कुदरत का बदला खामोश था, मगर बहुत कठोर था। जिस गैराज में मुझे सर्दी में ठिठुरने पर मजबूर किया जाता था, अब वहां सन्नाटा पसरा रहता था और ग्राहकों का आना बंद हो चुका था। लेकिन जैसा कि मैंने कहा, दौलत नए दुश्मन पैदा करती है और पुराने दुश्मनों की जलन को और हवा देती है। चाचा नागेश मेरी कामयाबी देखकर अंदर ही अंदर जल रहे थे। मुझे खबरें मिलती रहती थीं कि वे बाजार में मेरे खिलाफ बातें फैलाते हैं कि मैंने उनके पैसे चुराकर यह दुकान बनाई है। मेरे पास पक्के कानूनी सबूत थे, इसलिए वे मेरा कुछ बिगाड़ नहीं पा रहे थे। लेकिन घायल सांप मरने से पहले और भी ज्यादा खतरनाक हो जाता है और हमला करने के लिए मौके की तलाश में रहता है। सर्दियों की एक और उदास शाम आ चुकी थी, बिल्कुल वैसी ही शाम जैसी उस दिन थी जब मैं घर से भागा था। दुकान बढ़ाने का समय हो रहा था कि अचानक दुकान के दरवाजे पर एक साया दिखाई दिया। मैंने झांक कर देखा तो वह मेरा चचेरा भाई अर्पित था। उसका हुलिया बिगड़ा हुआ था, कपड़े मैले थे और वह रो रहा था। उसे देखकर मेरा खून खौल उठा और पुराने जख्म फिर से हरे हो गए। मैंने उसे दुकान से निकल जाने को कहा, मगर वह मेरे पैरों में गिर पड़ा और गिड़गिड़ाकर बोला कि भाई मुझे माफ कर दो, हम पूरी तरह बर्बाद हो चुके हैं। अब चाचा नागेश को दिल का दौरा पड़ा है। वे अस्पताल में नहीं, बल्कि घर पर ही बिस्तर पर पड़े हैं। हमारे पास इलाज के लिए पैसे नहीं हैं, डॉक्टर ने जवाब दे दिया है। वे अपने आखिरी समय में तुमसे माफी मांगना चाहते हैं और बार बार तुम्हारा नाम पुकार रहे हैं। खुदा के लिए एक बार चलकर उन्हें देख लो, वरना वे चैन से मर नहीं सकेंगे। अर्पित की हालत और चाचा की मौत की खबर ने मेरे दिल को पिघला दिया। इंसान चाहे कितना ही बड़ा क्यों न हो जाए, खून का रिश्ता और बचपन की भावनाएं कहीं न कहीं उसकी कमजोरी बन ही जाती हैं। वकील साहब ने मुझे मना किया था कि उन लोगों पर कभी भरोसा मत करना, लेकिन अर्पित के आंसू इतने सच्चे लग रहे थे कि मुझे लगा शायद कुदरत ने उन्हें उनके कर्मों की सजा दे दी है और अब वे सच में पश्चाताप कर रहे हैं। मैंने सोचा कि एक मरते हुए इंसान को माफ कर देना चाहिए, शायद इससे मेरे पिता की आत्मा को शांति मिले। मैंने दुकान बंद की और अपनी नई गाड़ी में बैठकर अर्पित के साथ पुराने मोहल्ले की ओर चल पड़ा। रास्ते भर अर्पित अपनी और चाचा की गलतियों को स्वीकार करता रहा, जिससे मेरा विश्वास और मजबूत होता गया कि वे सचमुच बदल चुके हैं। जब हम उस मनहूस गली में पहुंचे तो चारों ओर वीरानी छाई हुई थी। गैराज बंद पड़ा था और घर पर एक अजीब सा सन्नाटा पसरा हुआ था। जैसे ही मैं गाड़ी से उतरा, मुझे वही पुरानी बदबू और घुटन महसूस हुई जो मेरे बचपन का हिस्सा रही थी। अर्पित मुझे अंदर ले गया। घर के भीतर अंधेरा और गहरी खामोशी थी। मुझे हैरानी हुई कि अगर चाचा मर रहे थे तो वहां कोई और रिश्तेदार या मोहल्ले का आदमी क्यों मौजूद नहीं था। मगर अर्पित ने कहा कि पिताजी ने किसी को बुलाने से मना किया है, वे सिर्फ तुमसे मिलना चाहते थे। हम चाचा के कमरे में दाखिल हुए। वे बिस्तर पर लेटे हुए थे, उनके ऊपर कंबल पड़ा था।
वे जोर जोर से सांस ले रहे थे, जैसे उनका आखिरी वक्त हो। मैं धीरे धीरे उनके पास गया और झुककर बोला, चाचा जी, मैं आ गया हूँ। मैंने आपको माफ कर दिया है, आप फिक्र ना करें। जैसे ही मैं उनके ऊपर झुका, अचानक कमरे का दरवाजा जोर से बंद हुआ और कुंडी लगने की चटक सुनाई दी। मैं चौंक कर पलटा तो देखा अर्पित दरवाजे के पास खड़ा मुस्कुरा रहा था। उसकी आंखों से आंसू गायब हो चुके थे और चेहरे पर वही पुरानी शैतानी लौट आई थी। इससे पहले कि मैं कुछ समझ पाता, बिस्तर पर लेटा हुआ आदमी तेजी से उठ बैठा। वे नागेश चाचा थे, बिल्कुल ठीक ठाक। उनके हाथ में एक मोटा डंडा था। उनकी बीमारी का नाटक महज मुझे इस जाल में फंसाने के लिए रचा गया था। मुझे अपनी बेवकूफ़ी और वकील साहब की नसीहत याद आई, मगर अब बहुत देर हो चुकी थी। मैं शेर की मांद में आ चुका था। चाचा नागेश ने एक भयानक ठहाका लगाया, जो कमरे की दीवारों से टकराकर गूंज उठा, और बोले, आ गया मेरा भतीजा, मेरा आज्ञाकारी बेटा। क्या जानता था कि तू जिस तरह बेवकूफ है, तेरा बाप भी ऐसा ही बेवकूफ था। उसे भी इसी तरह की बातों में उलझाकर मैंने लूटा था और आज तुझे भी उसी रास्ते से वापस लाया है। उन्होंने डंडा लहराते हुए कहा, अब वह 50 लाख रुपए जो तू लेकर भागा था और उस पर जो मुनाफा तूने कमाया है, वह सब सूद समेत वापस करने का वक्त आ गया है। उन्होंने अपनी जेब से कुछ स्टाम्प पेपर निकाले और कहा, इन कागजात पर दस्तखत कर दो, जिनके मुताबिक तुम अपनी दुकान, अपनी गाड़ी और बैंक का सारा बैलेंस अपनी खुशी से अपने चाचा के नाम कर रहे हो। अगर तुमने दस्तखत कर दिए तो शायद तुम्हें जिंदा छोड़ दूं, वरना आज की रात तुम्हारी आखिरी रात होगी और दुनिया समझेगी कि शॉर्ट सर्किट की वजह से लगी आग में तुम जलकर मर गए। मैं भयभीत जरूर था, मगर अब मैं वह कमजोर लड़का नहीं था जिसके पास बचाव के लिए सिर्फ 500 रुपए होते थे। मैंने मजबूत लहजे में कहा, चाचा, आप गलतफहमी में हैं। यह अदालत मेरे भाग्य की है और मैं आपको एक फूटी कौड़ी भी नहीं दूंगा। आप मुझे मार सकते हैं, मगर मेरी अमानत नहीं छीन सकते। मेरी यह बात सुनकर चाचा का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। उन्होंने अर्पित को इशारा किया। अर्पित आगे बढ़ा और मुझे पीछे से जकड़ लिया। मैंने मुकाबला करने की कोशिश की, मगर वे दो थे और मैं अकेला। चाचा आगे बढ़े और डंडे से पूरी ताकत के साथ मेरी टांगों पर वार किया। दर्द की एक लहर मेरे पूरे शरीर में दौड़ गई और मैं जमीन पर गिर पड़ा। उन्होंने मुझे बालों से पकड़कर घसीटा और दीवार से टिकाकर बैठा दिया। अर्पित ने रस्सी से मेरे हाथ पांव बांधने शुरू कर दिए। चाचा मेरे सिर पर खड़े होकर कह रहे थे कि दस्तखत करेगा या मैं तेरी उंगलियां तोड़ दूं। इसी संघर्ष और छीना झपटी में कमरे में रखा मिट्टी के तेल का हीटर, जिसे शायद सर्दी से बचने के लिए जलाया गया था, जोरदार धक्के से जमीन पर गिर गया। हीटर का तेल फर्श पर फैल गया और कालीन ने तुरंत आग पकड़ ली। कमरे में पुराना फर्नीचर और कागजात बिखरे थे। आग ने सेकंडों में तीव्रता पकड़ ली, लपटें भड़क उठीं और धुएं ने कमरे को भर दिया। चाचा और अर्पित, जो मुझे बांधने में व्यस्त थे, यह दृश्य देखकर घबरा गए। आग इतनी तेजी से फैली कि दरवाजे तक जाने का रास्ता बंद हो गया। चाचा ने कागजात बचाने की कोशिश की, मगर आग उनके कपड़ों तक पहुंच गई। अर्पित घबराकर दरवाजे की ओर भागा, मगर दरवाजा बंद था और चाबी शायद अफरातफरी में कहीं गिर गई थी या चाचा की जेब में थी। कमरा नरक जैसा दृश्य प्रस्तुत करने लगा। धुएं से मेरा दम घुट रहा था, मगर रस्सी अभी पूरी तरह कसी नहीं थी। मैंने पूरी ताकत लगाकर अर्पित के ढीले हाथों से खुद को छुड़ा लिया। अब स्थिति ये थी कि हम तीनों मौत के मुंह में थे। चाचा आग से घिरे खांस रहे थे और अर्पित दरवाजा तोड़ने की कोशिश कर रहा था, मगर नाकाम था। मेरे पास एक पल में फैसला करने का समय था। मैं अपनी जान बचाकर भागूं या उन निर्दयी लोगों की भी मदद करूं जिन्होंने मुझे मारने की योजना बनाई थी। मेरे भीतर का इंसान और मेरे पिता की दी हुई परवरिश मुझे अकेले भागने की अनुमति नहीं दे रही थी। मैंने अपनी शर्ट से नाक ढकी और लकड़ी की पुरानी कमजोर खिड़की की ओर दौड़ा। मैंने वह भारी कुर्सी उठाई जिस पर चाचा बैठे थे और पूरी ताकत से खिड़की के शीशों और फ्रेम पर दे मारी। शीशे टूटकर बिखर गए और ताजी हवा का एक झोंका अंदर आया। मैंने अर्पित को आवाज दी कि इधर आओ, खिड़की टूट गई है। अर्पित फौरन खिड़की से बाहर कूद गया, लेकिन चाचा नागेश अभी भी आग के बीच फंसे हुए थे। उनका कुर्ता आग पकड़ चुका था और वे जमीन पर लौट रहे थे। वे चिल्ला रहे थे,
बेटा मुझे बचा लो, मुझे मत छोड़ो। मैंने एक लम्हे के लिए सोचा, यही वह इंसान है जिसने मेरी जिंदगी नरक बना दी थी। अगर आज यह जल जाए तो शायद दुनिया से एक बुरा इंसान कम हो जाएगा। फिर मुझे वह फटा हुआ कोट याद आया जिसने मुझे बचाया था। वह कोट नफरत का नहीं बल्कि मोहब्बत और सुरक्षा की निशानी था। मैंने अपनी जान खतरे में डालकर कमरे में पड़ा हुआ एक भारी कंबल उठाया और आग के शोलों में कूद गया। मैंने चाचा के ऊपर कंबल डाल दिया और उन्हें खिड़की तक खींचा। आग मेरे हाथों और चेहरे को झुलसा रही थी, मगर मुझे दर्द का एहसास नहीं था। मैंने बमुश्किल नीम बेहोश चाचा को खिड़की से बाहर धकेला और खुद भी छलांग लगा दी। हम घर के पिछले हिस्से में गिरे जहां गीली मिट्टी थी। घर के अंदर धमाके हो रहे थे और आग अब छत तक पहुंच चुकी थी। लोग जमा हो चुके थे और फायर ब्रिगेड की गाड़ियों की आवाजें आ रही थीं। मैंने हांफते हुए चाचा को देखा जो मिट्टी और राख में लिपटे हुए थे। उनकी जान बच गई थी, मगर उनका घर, उनका गैराज और उनका सारा गुरूर उनकी आंखों के सामने जलकर राख हो रहा था। यही वह गैराज था जहां मैं सर्दी से कांप रहा था। आज वह गैराज आग में जल रहा था। कुदरत का इंतकाम पूरा हो चुका था। पुलिस और एम्बुलेंस भी पहुंच चुकी थी। चाचा और अर्पित को हॉस्पिटल ले जाया गया। मुझे भी मामूली जख्म आए, मगर मैं वहीं खड़ा जलते हुए घर को देखता रहा। जब आग बुझ गई तो वहां सिर्फ राख ही बची थी। वकील साहब भी खबर पाकर वहां पहुंच गए। उन्होंने मुझे गले लगाया और कहा, तुमने आज साबित कर दिया कि तुम किसके बेटे हो। पुलिस की जांच हुई तो अर्पित टूट गया और उसने सब सच उगल दिया। उन्होंने मुझे अगवा किया था और जबरदस्त तरीके से हस्ताक्षर करवाना चाहते थे। वह पूरी तरह जल चुके थे, मगर जिंदा थे। उनके खिलाफ ठगी और धोखाधड़ी का मुकदमा दर्ज हो गया। वे बिस्तर पर पड़े थे और अब उनके पास न घर था, न कारोबार और न ही इज्जत। सब कुछ उसी आग में जल गया था जो उन्होंने मेरे लिए लगाई थी। जब मैं उनसे मिलने गया तो वे मुझसे नजरें नहीं मिला पा रहे थे। उनकी आंखों में कोई आंसू नहीं थे। अब वे किसी काम के नहीं रहे थे। मैंने उनके लिए कुछ पैसे और फल रखे और श्रद्धा से कहा कि चाचा, वह कोट जो आपने फाड़ा था उसकी जेब में सिर्फ दौलत नहीं थी, बल्कि वह भी था जो मुझे मेरे पिता से मिला था। मैंने आपको माफ किया क्योंकि मैं अपनी बाकी जिंदगी नफरत के बोझ के साथ नहीं बिताना चाहता। जब मैं बाहर निकला तो सूरज उग रहा था। सर्दी अभी भी थी, मगर मुझे अब ठंडक महसूस नहीं हो रही थी क्योंकि मेरे अंदर एक अजीब सा सुकून था। यह सुकून पूरी दुनिया की किसी भी आग से ज्यादा गर्म और किसी भी किले से ज्यादा सुरक्षित था। मैं अपनी गाड़ी में बैठा और अपनी दुकान की तरफ चल पड़ा, जहां एक नई सुबह और नई कामयाबियां मेरा इंतजार कर रही थीं। यह कहानी इस विश्वास पर खत्म हुई कि जालिम की रस्सी हमेशा कमजोर होती है, मगर जब वह खिंचती है तो उसे संभलने का मौका नहीं मिलता और सताए गए व्यक्ति की करुण पुकार और सब्र का फल जरूर मिलता है। फटा हुआ कोट अब मेरे घर के खूबसूरत फ्रेम में रखा हुआ है, जो मुझे हर रोज याद दिलाता है कि इंसान की असली विरासत उसका चरित्र है। मेरा बैंक बैलेंस भी अब सुरक्षित था। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। इस कहानी के बारे में आपकी क्या राय थी, ये कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। अगर आपको कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और स्टोरी कॉर्नर चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करके इसे ऑल पर सेट करें ताकि आपको नए वीडियो की सूचना तुरंत मिल जाएगी। धन्यवाद।